चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास के बाद हमने मेजरमेंट स्टार्ट करना था। तो फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एंड रूल्स आर अप्लाइड फॉर मेजरमेंट। बेस्ट एस्टिमेट, हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। ये तो पता ही है, हमें प्रोविजन वगैरह बनाने के लिए एस्टिमेट करना पड़ता है। द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रोविजन should be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the balance sheet date। जब हम बैलेंस शीट डेट पर कोई भी प्रोविजन बनाएंगे तो जो उसका अमाउंट आएगा वो बेस्ट एस्टिमेट होना चाहिए। द एस्टिमेट ऑफ आउटकम एंड फाइनेंशियल इफेक्ट आर डिटरमाइंड बाय द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ये डिपेंड करेगा जजमेंट पर। जजमेंट किसकी? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट पर अपना हिसाब से देखेगा कि क्या एस्टिमेशन का प्रोसेस होना चाहिए, क्या एस्टिमेशन होना चाहिए। द प्रोविजन इज मेजर्ड बिफोर टैक्स एंड द टैक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोविजन एंड चेंजेस इन इट आर डेल्ट विद अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। तो हमें बिफोर टैक्स प्रोविजन लिखना है, क्योंकि हम P&L में अगर प्रोविजन लिखेंगे तो टैक्सेशन तो बाद में ही होगा और उसका ट्रीटमेंट अलग से क्या है, वो AS 22 डील करेगा, क्योंकि AS 22 है ही किसके ऊपर? टैक्सेशन के ऊपर। अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है। द प्रोविजंस आर रिकॉग्नाइज्ड at best estimate and no discounted is made to find out the present value except in case of liability related to PPE। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारा कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड लाइबिलिटी है तो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो सकता है किसी चीज के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालने को बोले, बट ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि अनटिल अनलेस ये किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए लाइबिलिटी है, आप उसको प्रेजेंट वैल्यू वगैरह ना निकाले, जो वैल्यू है वही लिखे। नंबर 2, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। आप मेजर करते हुए रिस्क और अनसर्टेनिटी का भी ध्यान रखें। रिस्क और अनसर्टेनिटी ये एक ऐसी चीज है जिनका आपको ध्यान रखना है एस्टिमेट करते हुए। रिस्क डिस्क्राइब वेरिएबिलिटी ऑफ द आउटकम। रिस्क का क्या मतलब है? रिस्क का मतलब है कि जो हमने सोचा है उसके ऊपर या नीचे खर्चा हो सकता है, ये क्या है? रिस्क। ए रिस्क एडजस्टमेंट में इंक्रीज द अमाउंट एट विच ए लायबिलिटी इज मेजर्ड। अब देखिए रिस्क क्या है। अगर हम खर्चे की बात करें तो रिस्क ये है कि जो हमने सोचा है उससे ज्यादा खर्चा ना हो जाए। भाई आप सोच रहे हैं 1 लाख का खर्चा होगा, अगर 1 लाख से कम हो तो ये रिस्क नहीं है। रिस्क क्या है? आपने 1 लाख का खर्चा सोचा है और खर्चा 1 लाख से ज्यादा हो, क्योंकि जो ज्यादा खर्चा वो कहां से लाओगे उसके बारे में तो आपने सोचा नहीं है। तो रिस्क को एडजस्ट करने के लिए आपको एस्टिमेशन का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे हम क्या करते हैं, हम कहीं मार्केट जा रहे हैं, अब आपको 500 रुपए का कोई सामान खरीदना, तो आप 500 रुपए लेकर नहीं जाते हो, 500 से ज्यादा लेकर जाते हो ताकि रिस्क को खत्म कर सकें। अगर कोई और एक्स्ट्रा खर्चा हुआ तो आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। तो यही बात है कि रिस्क को एडजस्ट करने के लिए आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, आप प्रोविजन का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा दोगे। केयर शुड बी टेकन दैट असेट आर नॉट ओवर स्टेटेड। आपको बस क्या ध्यान रखना, असेट ज्यादा वैल्यू पर ना आए और एक्सपेंस लायबिलिटी कम वैल्यू पर ना आए। इसे हम कंजर्वेटिज्म बोलते हैं, प्रूडेंस बोलते हैं। हम थोड़ा सा सेफ अप्रोच लेकर चलते हैं। जैसे होता है ना लॉ में, कानून में, कि किसी बेगुनाह को कोई भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे गुनाहगार कहीं छूट जाए, कोई बात नहीं। समझ रहे हो? मतलब किसी ने कुछ गड़बड़ करी है वो छूट जाए, इसमें इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने कुछ गलत नहीं किया उसे जेल के अंदर नहीं जाना चाहिए। कानून ऐसा सोचकर बनाया है, इसलिए बहुत सारे लोग कानून से बच जाते हैं। यहां पर भी हमने क्या सोचा है, असेट ओवर स्टेटेड नहीं हो, चाहे कम हो जाए, और एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी अंडर स्टेटेड ना हो, चाहे ओवर स्टेटेड हो जाए लेकिन अंडर स्टेटेड ना हो।
However, uncertainty does not justify the creation of excessive provision or a deliberate overstatement of liability. अनसर्टेनिटी क्या है? रिस्क क्या है? अमाउंट में चेंज हो सकता है। और अनसर्टेनिटी क्या है? खर्चा होगा भी या नहीं होगा। अब खर्चा होगा या नहीं होगा, इसको जस्टिफाई करने के लिए खर्चे की अमाउंट ज्यादा थोड़ी ना कर दोगे। इसलिए अनसर्टेनिटी में ये नहीं है कि आप खर्चे की अमाउंट को ज्यादा करें, अनसर्टेनिटी में ये है कि हम खर्चा प्रोविजन बनाए या ना बनाए। तो वो ये था ना हमेशा से, अगर मोर देन 50% चांस है तो हम प्रोविजन बनाएंगे, लेस देन 50% है तो हम उसे कंटीजेंट लायबिलिटी में लिखेंगे, है ना। फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स आर दोज दैट मे अफेक्ट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटल एन ऑब्लिगेशन। हम प्रोविजन बना रहे हैं कि फ्यूचर में हमें कोई पैसा खर्च करना पड़ेगा या किसी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो होता क्या है, सपोज आपने किसी को फ्यूचर में पेमेंट करना है, लेकिन फ्यूचर में कुछ और इवेंट होंगी जिसकी वजह से खर्चा कम या ज्यादा हो सकता है। तो अगर वो सर्टेन है, आप श्योर हो कि फ्यूचर में ये इवेंट होगी ही होगी, तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, एस्टिमेट करते हुए उसे प्लस माइनस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए न्यू लॉ इज लाइकली टू बी एनेक्टेड, its effect on the likely obligation of the enterprise should be reflected in the amount of provision। अगर कानून पास हो गया, हमें पता है इफेक्टिव होगा अगले महीने से और हमें 2 महीने बाद पेमेंट करना है, उसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी में चेंजेस आएंगे, हमें पता चल रहा है। It may be noted that evidence is required of what the legislation will demand and whether it is virtually certain to be enacted and implemented in due course। तो आपको बस ये बात देखना है कि जो भी बात आप फ्यूचर इवेंट को कंसीडर कर रहे हैं वो सर्टेन हो, मतलब होनी है, तुक्का ना हो, अंदाजे से आप कुछ काम नहीं। नंबर 4, गेन फ्रॉम एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ असेट्स। आपने सोचा है कि हम कोई एसेट है उसके को बेचेंगे, उस पर प्रॉफिट होगा, तो साफ साफ लिखा है गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ असेट शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। आपको उसको कंसीडर नहीं करना है, even if the expected disposal is closely linked to the event giving rise to the provision। Instead, an enterprise recognize gain on expected disposal of asset at the time specified by the accounting standard dealing with the asset concerned। तो आप कभी भी expected gain from the disposal of asset कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ना ही उसको कंसीडर करेंगे व्हेन एस्टिमेटिंग द लायबिलिटी और प्रोविजन। ये साफ साफ मना कर दिया है अकाउंटिंग। Reimbursement of expenses. Sometimes an enterprise is reimbursed by another party to pay part or all of the expenditure required to settle a provision। Suppose आपने इंश्योरेंस करा रखा है ना, कुछ नुकसान हुआ लेकिन उससे पैसा कुछ इंश्योरेंस से कवर हो जाए। However, the enterprise will remain liable for the whole of the amount if the enterprise would have to settle the full amount if the third party failed to pay any reason। अब अगर मान लिया इंश्योरेंस कंपनी किसी वजह से आपको पैसा ना दे, तो भी आपको तो पैसा देना ही है वो। In this situation, a provision is recognized for the full amount of liability and a separate asset for the expected reimbursement is recognized when it is virtually certain that reimbursement will be received if the enterprise settle the liability। तो इन्होंने कहा है कि आपको एक्सपेक्टेड जो पैसा कहीं और से मिलेगा उसको एक अलग चीज माने, इसको अलग माने, यहां पूरा खर्चा लिखे, और जो पैसा मिलने की उम्मीद है थर्ड पार्टी से वो जब पक्का हो जाएगा मिलेगी तो असेट में लिखो उसे, लाइबिलिटी में एडजस्टमेंट मत करो। मान लिया आपने किसी को 50,000 देने और आपको 40,000 इंश्योरेंस से मिल जाएंगे, लेकिन अभी पक्का नहीं है मिलेंगे, आपने क्लेम कर दिया। तो ये कह रहे हैं 50,000 का पूरा लाइबिलिटी के लिए क्लेम लिखो, खर्चे में पूरा 50,000 डालो, जब 40,000 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हो जाएगा तो असेट लिखना और इनकम में लिख लेना। तो अलग अलग चीजें करेंगे, आप इसको सेटल करके एस्टिमेट नहीं करेंगे। ये भी क्लियर है।
In case the enterprise has no obligation for the part of the expenditure to be reimbursed by other party, the enterprise has no liability to be disclosed. मान लिया हमें कोई पैसा देना नहीं है लेकिन हमें इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा, तो लाइबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है. जब असेट्स इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, सर्टेन हो जाएगी. इंश्योरेंस तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब किसी से भी कुछ पैसा मिलेगा, सर्टेन हो जाएगा, तो असेट के लिए आप प्रोविजन बना देंगे, असेट में लिख देंगे. अभी फिलहाल इसका कुछ भी नहीं. Yes, some or all of the expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by another party. The reimbursement should be recognized when and only when ये certain हो कि पैसा मिलेगा. The reimbursement should be treated as a separate asset. वही बात है, अगर मान लिया खर्चे का भी कोई और पैसा दे रहा है तो उसके लिए भी वही सारी बातचीत लिखी है जो हमने पहले बात करी थी. An obligation for which an enterprise is jointly and severally liable is treated as a contingent liability to the extent it is expected that the obligation will be settled by other parties. इसका मतलब क्या है? मान लिया 3 लोगों ने मिलकर किसी को 30 लाख रुपए देने हैं. आपका हिस्सा 10 लाख का है, दूसरे का 10 लाख का, तीसरे का 10 लाख. तो लिखा 10 लाख आप तो प्रोविजन बना के लायबिलिटी में लिख लो, लेकिन जो दो लोगों ने 10-10 लाख देने हैं, क्योंकि जॉइंटली एंड सेवरली, मतलब पहले अलग अलग मांगा जाएगा, अलग अलग नहीं दिया तो आपसे भी मांगा जा सकता, तो इसे कंटीजेंट लायबिलिटी में लिखेंगे 20 लाख को, क्योंकि अगर बाकी रिमेनिंग पार्टी ने पेमेंट नहीं करा तो हो सकता है हमें पेमेंट करना. ठीक है. नंबर 6, यूजेस एंड चेंजेस इन प्रोविजन. प्रोविजन का इस्तेमाल कब होगा? मतलब कि आपने प्रोविजन बनाया, ए प्रोविजन शुड बी यूज्ड ओनली फॉर एक्सपेंडिचर फॉर विच प्रोविजन वाज ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आपने प्रोविजन बनाया, क्या एंट्री बनाई? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन. ठीक है, किसी भी खर्चे के लिए, लायबिलिटी के लिए आपने बनाया. अब वो मान लिया खर्चा हुआ बाद में, एक्सपेंसेस टू कैश बैंक एंट्री बना देंगे आप. अब इस एक्सपेंस को आप P&L में ट्रांसफर नहीं कर सकते, P&L में तो ऑलरेडी जा चुका है, और अगर इसे P&L में डाल दिया तो प्रोविजन तो पूरी जिंदगी लटकता रहेगा लायबिलिटी में. तो इस एक्सपेंसेस को आप कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रोविजन. तो ये लिखा है केवल जिस खर्चे के लिए प्रोविजन बनाया वही खर्चा यहां ट्रांसफर करेंगे. ठीक है. ओनली दोज एक्सपेंडिचर दैट रिलेट टू ओरिजिनल प्रोविजन आर एडजस्टेड अगेंस्ट इट, because if expenditure is adjusted against a provision that was originally recognized for another purpose, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना. अब अगर ये खर्चा कम होगा तो बचा हुआ प्रॉफिट प्रोविजन को रिवर्स किया जाएगा P&L में, और अगर ये खर्चा प्रोविजन से भी ज्यादा हो गया तो हम लोग P&L में और खर्चा डालें. समझ में आती है बात? लेकिन हमें प्रोविजन को रिव्यू करना चाहिए हर बैलेंस शीट डेट पर, जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो जाता. कम या ज्यादा तो नहीं है, अगर और बनाना है तो और बनाएंगे, कम करना है तो कम करेंगे. हर बैलेंस शीट डेट पर चेक करें. फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, हम कहते हैं ना एक्सपेक्टेड लॉसेस को अभी लिख लो, लेकिन वो एक्सपेक्टेड लॉसेस को अभी हम तब लिखते हैं जब वो खर्चा एक्चुअल में या लॉस एक्चुअल में हो चुका होता. असल में क्या है, हमें लगता है कि हम फ्यूचर के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसकी जानकारी आज होनी चाहिए. आज आपको पता होना चाहिए कि आपका नुकसान हो क्या है, तभी तो आप प्रोविजन बना रहे हैं. लेकिन अगर ऐसा है भी कोई काम ही नहीं हुआ, अगले साल हम काम करेंगे, अगले साल हमें लॉस होगा, इसका प्रोविजन नहीं बनेगा कभी. तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी होता है पास्ट इवेंट की वजह से करंट ऑब्लिगेशन है. लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी? करंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट्स. तो फ्यूचर का इवेंट है, तो प्रोविजन शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस.
एन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर ऑपरेशन लॉसेस इज एन इंडिकेशन। क्या इंडिकेशन है? ये हो सकता है हमें इंपेयरमेंट लॉस हो गया हो। बुक्स में जो असेट है वो ज्यादा वैल्यू पर देख रही है इन कंपेयर टू मार्केट वैल्यू, तो उसका लॉस आपको चेक करना चाहिए। प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है बिजनेस का कोई हिस्सा बेचना या खरीदना। बिजनेस बेचना मेनली तो यही आता है। बिजनेस किसी लोकेशन में, किसी कंट्री में, किसी रीजन में, किसी सिटी में बेचना या शिफ्ट करना, रीलोकेट करना एक जगह से दूसरी जगह, मैनेजमेंट को चेंज करना, और रीऑर्गेनाइजेशन जिससे नेचर एंड फोकस ऑफ एंटरप्राइज ऑपरेशन में मेटीरियली इफेक्ट आए, चेंजेस हो, तो इनका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना हो। एप्लीकेशन ऑफ द रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट रूल्स। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस के लिए तो बात हो चुकी है कि हमारा डेफिनेशन में ये मीट नहीं करती है डेफिनेशन कि फ्यूचर के लॉस को लिखें, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। रीस्ट्रक्चरिंग, तो रीस्ट्रक्चरिंग में हमने देखा क्या क्या आता है इन सबको। ए प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आर मेट, मतलब हमें पता चल जाए कि हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, कंफर्मेशन हो जाए। नो ऑब्लिगेशन अराइजेस फॉर सेल ऑफ एन ऑपरेशन अंटिल द एंटरप्राइज इज कमिटेड टू द सेल, मतलब एग्रीमेंट हो जाए, बाइंडिंग एग्रीमेंट हो जाए कि हम बेच रहे हैं, है ना, जब तक थोड़े ना आप बनेंगे। और रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन हमें केवल सीधा जो खर्चे हैं रिस्ट्रक्चरिंग के उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, जो सीधा सीधा खर्चे है। रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड सच कॉस्ट एज रीलोकेटिंग कंटिन्यूइंग स्टाफ या रीट्रेनिंग ऑफ कंटिन्यूइंग स्टाफ। हम अपने स्टाफ की ट्रेनिंग कर रहे हैं या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये रीस्ट्रक्चरिंग खर्चे नहीं है, मार्केटिंग कॉस्ट भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो भी नहीं है, रीस्ट्रक्चरिंग ये नहीं होता है। These expenditure related to the future conduct of the business and not liability for restructuring at the balance sheet date. Such expenditure are recognized on the same basis जैसे normally हम करते हैं। Identifiable future operating losses up to the date of restructuring are not included in the provision, ये तो हम पहले भी मना कर चुके हैं। Future expected operating loss को consider नहीं करना। Gain on expected disposal of asset को भी हमें consider नहीं करना, ये भी लिखा हुआ है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है? हर एक क्लास ऑफ प्रोविजन के लिए बिजनेस को बताना पड़ेगा द कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड, कि हर पीरियड के शुरू में कितना है और एंड में कितना है। एडिशनल प्रोविजन अगर हमने कोई बनाया है वो भी हमें बताना पड़ेगा। अगर हमने कोई प्रोविजन का यूज किया है, उसे कम किया है, कोई एक्सपेंसेस को प्रोविजन में ट्रांसफर किया है तो वो भी बताना पड़ेगा। अनयूज अमाउंट को रिवर्स किया है तो वो भी। स्मॉल एंड मीडियम जो हमारे कंपनीज हैं वो एग्जेम्प्ट है इन सब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ द ऑब्लिगेशन आपको बताना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड टाइमिंग बतानी पड़ेगी कि कब आप उम्मीद करते हैं कि पैसा देना पड़ेगा। एन इंडिकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटीज अबाउट दोज आउटफ्लो वेयर नेसेसरी टू प्रोवाइड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, तो एंटरप्राइज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा मेजर एजम्पशन जो फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड उन्होंने लिए। द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेक्टेड रिइंबर्समेंट, जो वापसी आने की उम्मीद है वो बताना पड़ेगा, अगेन एसएमसी एग्जेम्प्ट है।
unless the possibility of any outflow in settlement is remote, enterprise should disclose for each class of contingent liability at the balance sheet date a brief description of the nature of the contingent liability and where practicable. तो जहां कंटीजेंट लाइबिलिटी है तो हर एक कंटीजेंट लाइबिलिटी के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको बताना पड़ेगा ये किस चीज की है, और जहां प्रैक्टिकेबल है मतलब जहां आप ये काम कर सकते हैं वहां आप एस्टिमेट करेंगे फाइनेंशियल इफेक्ट का, इंडिकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी, जो भी रिलेटेड अनसर्टेनिटी है उसके बारे में बताएंगे, क्या पॉसिबिलिटी है रिइंबर्समेंट की, ठीक है। अगर ये प्रैक्टिकेबल नहीं है ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना, आपको ये भी नोट डालकर बताना पड़ेगा कि ये हमने क्यों डिस्क्लोज नहीं करा है, क्या क्या रीजन है उसके। इन एक्सट्रीमली रेयर केसेस disclosure of some or all of the information required by AS 29 can be expected to prejudice seriously the position of the enterprise in a dispute with other parties on the subject matter of the provision of contingent liability. In such cases, an enterprise need not disclose the information but to disclose the general nature of the dispute together with the fact and reason why the information has not been disclosed. अगर आपको लगता है कि हम कुछ डिस्क्लोज करेंगे कंटीजेंट लाइबिलिटी में या वैसे, तो हमारा संबंध खराब हो जाएंगे किसी पार्टी के साथ, दिक्कत आ सकती है, हो सकता है वो हमें पैसे ना दे, तो इसलिए हो सकता है हम कहें कि भैया हम तो नहीं बता सकते ये वाली इंफॉर्मेशन, ये हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, हम तो ये शो नहीं कर सकते, तो उसका रीजन वगैरह बताकर आप उसे मत शो करिए, कोई दिक्कत। इलस्ट्रेशन नंबर 1, कंपनी का नाम क्या है? EXOX Ltd.ISIN, the process of finalizing its account for the year ending। तो एक कंपनी है वो फाइनलाइज कर रही है अपने अकाउंट, और कंपनी आपसे सलाह मांग रही है। कंपनी का सेल्स टैक्स असेसमेंट for the assessment year 21-22 has been completed on 14 Feb 2024 with a demand of 2.76 crore. Company paid the entire due under protest without prejudice to its right of appeal. The company files its appeal before the appellant authority, wherein the ground of appeal covered tax on the addition made in the assessment order or 2.1 crore. तो ये 2.1 करोड़ से खुश नहीं है, उसके लिए इन्होंने अपील करी। सेकेंड है, कंपनी हैज एंटर्ड इनटू वेज एग्रीमेंट इन May 22 whereby the labor union has accepted a revision in wage from June 21. The agreement provided that the hike till May 22 will not be paid to the employee but will be settled to them at the time of retirement. मतलब मई 2022 में वेजेस बढ़ाने का तय हुआ और मई जो जून 21 से बढ़ाया, तो मई 22 से पहले का जो बैक डेट का बढ़ाया हुआ है वो अभी नहीं मिलेगा रिटायरमेंट पे। द कंपनी एग्री टू डिपॉजिट द एरियर इन गवर्नमेंट बॉन्ड बाय सितंबर। तो कंपनी ने जो भी कमी अमाउंट है वो बॉन्ड में जमा कराने के लिए बात करी है। देखो पहली बात यह है कि कंपनी ने कुछ अमाउंट के लिए तो अपील ही नहीं करी। क्यों? अपील उन्होंने कितनी करी है? 2.1 करोड़ की आउट ऑफ 2.76 में से 2.1 करोड़ की अपील करी। बाकी जो अमाउंट है 66 लाख रुपए का, उसके लिए तो अपील ही नहीं करी है इन्होंने, तो वो तो बात ही खत्म हो गई, वो तो सीधा सीधा पीएनएल में आ जाएगा। द अमाउंट पेड अंडर प्रोटेस्ट
तो उसको हम कंटीजेंट लायबिलिटी में चाहें तो दिखा सकते हैं और चाहें तो उसे लोन्स एंड एडवांसेस में भी दिखा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये रूल है, आपसे कहा जाता है आप अपील करना चाहते हो ना, पहले ये पैसा जो डिमांड हुआ है आपसे, ये पहले जमा कराओ, फिर अपील हम आपकी सुनेंगे। तो इन्होंने पहले से जमा करा दिया, खुशी से नहीं, ये सोच के नहीं कि भैया पैसा जमा करा दिया है, इन्होंने ये कि भैया इसकी वजह से ही हम अपील कर पाएंगे। तो या तो हम उसे कंटीजेंट लायबिलिटी लिखाएं कि भैया अगर केस हार गए तो हमें ये खर्चे में लिख देंगे, लेकिन ज्यादा बेटर ये ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है तो जनरल एंट्री तो बनानी पड़ेगी, टू बैंक अकाउंट तो लिखना पड़ेगा। आप डेबिट में क्या लिख दें, लोन्स एंड एडवांसेस की हमने एडवांस दिया है, अभी लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। और the arrear for the period from June 21 to March 22 are required to be provided in the accounts on 31st March। तो जो पिछले साल का भी इस साल दे रहे हो तो लिखना ही पड़ेगा, खर्चा ही है आपका, क्या उसकी पेमेंट कब हो, रिटायरमेंट पे, फिर भी अभी लिखना पड़ेगा। याद करो एम्प्लॉय बेनिफिट में भी हमने पढ़ा था कि कोई खर्चा एंड में देना, उसका मतलब ये नहीं है उसे अभी नहीं लिखोगे, लिखना तो अभी पड़ेगा ही पड़ेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ए लिमिटेड took a factory premises on lease on 1st January 21 for 2 lakh per month। Lease is operating lease। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 आप पढ़ चुके हैं, वहां पर ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज होती है। फाइनेंशियल लीज में हमने असेट को खरीदा होता है, ऑपरेटिंग लीज एक्चुअल में किराए पर ले रखी है। ड्यूरिंग द March 21 A Limited relocates its operation to a new factory building। तो इन्होंने क्या करा, एक नई बिल्डिंग में चले गए। The lease on the old factory premises continue to be live up to 31st December 23। The lease cannot be cancelled and cannot be sublet। ना तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, ना ही हम उसे किसी और को दे सकते हैं। The auditor insists that lease rent of balance of 33 months, जो बचा हुआ लीज रेंट है उसको अकाउंट में उसी साल लिख दो। क्या ये ठीक है यानी? अब एक बात बताओ, आप रिवेन्यू और एक्सपेंस को मैच करते हैं, आप एक फैक्ट्री प्रीमाइसिस में काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसका लीज रेंट लिखते हैं, भाषण में आती है, तो यहां काम ही नहीं हो रहा। रेंट दे रहे हैं नो डाउट हर महीना, तो हर महीने का रेंट दे रहे हैं, लेकिन ये तो डेड लॉस है, तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा आपको, लेकिन पेमेंट तो करना पड़ रहा है। तो ये सारा का सारा लॉस, ऑडिटर कह रहा है सारा का सारा लॉस इसी साल लिख दो, क्योंकि इसका फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं है कि आप साथ के साथ इसे ड्यू बेसिस पे लिखें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 और अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है एक, इफ एन एंटरप्राइज हैज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज वनरस, मतलब उसका कोई बेनिफिट अब हो नहीं रहा है, द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड मेजर्ड एज ए प्रोविजन। देखो क्या होता है, मान लिया मैंने कोई चीज किराए पे ली है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ, बेनिफिट ले रहा हूँ, और आप भी को रेंट मिल रहा है, तो दोनों तरफ से फायदा हो रहा है। अब क्या हो रहा है, मेरा तो कोई फायदा नहीं है, आपका ही फायदा है, बस आप किराए पे दे रखा है आपने, तो वनरस हो गया, एक ही पार्टी को फायदा हो रहा है। In the given case, the operating lease agreement has become onerous, as the economic benefit of lease contract for next 33 months will be nil. However, the lessee A Limited has to pay rent of 66 lakh, therefore provision of 66 lakh आपको वो लिखना पड़ेगा। ऑडिटर बिल्कुल सही कह रहा, ठीक है। Illustration number 3, B Limited has its financial year ending 31st March 21, 15 lawsuits outstanding, 15 केस चल रहे, none of which has been settled by the time of the account are approved by the directors। सभी केस अभी चल रहे हैं, कोई भी डिसाइड नहीं हुआ। The director have estimated the probable outcome as follows। उन्होंने क्या सोचा है,
पहले 10 केस जीत जाएंगे जिसकी 60% चांस है तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। 30% चांस है कि लॉस होगा लेकिन लो डैमेज देना पड़ेगा, मतलब 90,000 देना पड़ेगा। और 10% चांस है कि हाई डैमेज देना पड़ेगा, 2 लाख। तो इसको हम क्या ये नहीं कह सकते इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? 90,000 इंटू 0.3, 10% ऑफ 2 लाख, 18,000, 20,000 का टोटल कर ले। यही तो प्रोविजन बनना चाहिए कायदे से। द डायरेक्टर बिलीव दैट आउटकम ऑफ ईच केस। अच्छा ये हमारे 10 केस है, ये हो गया 47,000 इंटू 10, 4,70,000, और ये है 38,000 इंटू 5, कितना होता है? तो 4,70,000 और 1,90,000, टोटल 6,60,000 का हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है। इन दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग फर्स्ट 10 केसेस इज 60% एंड 5 केसेस का 50%। तो इसका मतलब हमारा नुकसान की उम्मीद 40 या 50% है। तो हमें लॉस के लिए प्रोविजन कब बनाना होता है? जब प्रोबेबल होता है। तो हम लगभग 40-50% चांस है तो लगभग उम्मीद तो है ही देना पड़ेगा। अगर जीतने के 80-90% चांस होते तो हम कंटीजेंट लायबिलिटी लिखते हैं, इसका प्रोविजन नहीं बनाते। As the loss does not appear to be probable and the probability or possibility of outflow is not remote, rather that is reasonable possibility of loss. तो मतलब लॉस है, पॉसिबिलिटी है ना? As the loss appear to be probable, मतलब लगभग हमें लग रहा है कि पैसा देना पड़ेगा। और पॉसिबिलिटी और मतलब आप लैंग्वेज थोड़ी सी है, आप उसमें ये लिखेंगे कि ऐसा हम डिनाई नहीं कर सकते कि लॉस होने की उम्मीद ही नहीं है। लॉस तो होने की उम्मीद है, हो सकता है हमें पैसा देना पड़े। 40-50% चांस है, एक हाई चांस है। तो एकदम हम प्रोबेबल का मतलब ये नहीं होता 51% और 50 या 49% पे नॉट प्रोबेबल, ऐसा नहीं है। 30-40% पे भी हम उसे बांध सकते हैं कि प्रोबेबल है। तो हम कह सकते हैं कि 20% तो बहुत ही कम चांस है। इसका मतलब हमें कंटीजेंट लायबिलिटी में लिख देते हैं बजाय कि हम उसका एग्जैक्टली प्रोविजन बनाए। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4। T Limited has entered into a sale contract of 5 crore with D Limited. The profit on the transaction is 1 crore. The delivery of goods is to be taken place during the first month of 21-22. In case of failure of C Limited to deliver within a schedule, a compensation of 1.5 crore is to be paid. C Limited planned to manufacture the goods during the last month of 2021 financial year. As on the balance sheet date, 31st March 21, the goods were not manufactured and it was unlikely that C Limited will be positioned to meet the contractual obligation. अब तक माल बना नहीं है और लग रहा है कि नहीं मीट नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये कंटिजेंसी लिखनी चाहिए? क्या प्रोविजन बनाना चाहिए? तो भैया सीधी सी बात है, माल लग नहीं रहा आप डिलीवर कर पाएंगे। जब माल डिलीवर करने की उम्मीद ही बहुत कम है तो इसका मतलब आपको लगभग नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा तो आपको पैसा देना भी पड़ेगा। As per the provision, contingent liability, contingent asset provide that when an enterprise has a present obligation as a result of past event, that probably require an outflow of resources, जिसका estimate किया जा सकता है, तो provision बना लेना चाहिए। The limited has the obligation to deliver the goods within the scheduled time
इट इज प्रोबेबल दैट ये फेल हो जाएंगे, है ना। Therefore, C Limited should provide for contingency amounting to 1.5 crore as AS 29। नुकसान तो हो ही गया आपका, जब माल ही नहीं बनाया तो देना ही पड़ेगा। Provision should not be measured as the excess of compensation to be made over the profit. The goods were not manufactured before 31st March. No profit has been accrued. Therefore, provision should be made for the full amount 1.5 crore। ये कहना चाह रहे थे कि हमारे को 1 करोड़ का प्रॉफिट होने की उम्मीद है, 1.5 करोड़ का लॉस, तो 50 लाख का प्रोविजन बना। अब भैया 1 करोड़ का प्रॉफिट कहां से होगा जब माल ही नहीं बन रहा, बेचोगे ही नहीं। तो ये सेकंड पॉइंट ही गलत था जो पूछा था, उसके लिए तो हम बनाने की उम्मीद में है ही नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 5। An airline is required by law to overhaul its aircraft once in every 3 years। आप हवाई देखो, कार चला रहे हो, रुक गई, इंजन बंद हो गया, क्या होगा? साइड में लगा लोगे। हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है, इंजन बंद हो गया, क्या करोगे? साइड में कैसे लगाओगे? तो इसलिए कई एरोप्लेन ऐसे होते हैं जिसमें डबल इंजन होता है, 2 इंजन होते हैं। एक इंजन फेल हो गया तो दूसरा इंजन स्टार्ट करके चला, नहीं तो हवा में ही काम हो जाएगा। ज्यादातर तो ऐसे ही होते हैं, डबल इंजन वाले होते हैं। डबल इंजन का मतलब कि वो तो बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाएगा ना। तो आप ये माने कि आपकी एक कार 20 लाख रुपए की आती, उसमें 2 इंजन लगा देंगे तो फिर तो 30, 35, 40 लाख की हो जाएगी। हो सकता है और ज्यादा महंगी हो जाए, दोनों को मैनेज करने के लिए बॉडी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन रिस्क भी तो है। तो हो सकता है कई ऐसे ना लेते हो कि भैया हमारे बस की नहीं है 2-2 इंजन वाला, उसे मेंटेन कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है 3 साल में आप अपने पूरे इंजन के ओवरऑलिंग कराइए, सब कुछ चेक कराइए अच्छे से, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कंपनी विच ऑपरेट एयरक्राफ्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोविजन एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो डिस्कस करना बिल्कुल गलत है, पैसा देना ही देना, पता ही है ना। लेकिन 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 अगर मान लिया हमने एयरक्राफ्ट भेज दिया, हमने बिजनेस बंद कर दिया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थोड़ी ना भाई। अगर हमने बिजनेस को कंटिन्यू करा तभी तो हमें कराना पड़ेगा, बोले ना। तो एज सच आज हमारी ऑब्लिगेशन है नहीं उस हिसाब से। प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन एंटरप्राइज हैज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ये जो केस है इसमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है, 3 साल में कराना है और वो आगे जाके कराना पड़ेगा। और हो सकता है बीच में कोई कानून चेंज हो जाए, रूल चेंज हो जाए, हम एयरक्राफ्ट भेज दें। कॉस्ट ऑफ overhauling aircraft is not recognized as a provision because it is a future obligation, and incurring of expenditure depend on the company decision in continuing the operation of aircraft or not. Even a legal requirement to overhaul does not require the company to make a provision। जरूरी नहीं है, ठीक है। Further, the enterprise can avoid the future expenditure by its future action, for example selling the aircraft। However, an obligation might arise to pay fine or penalty under the legislation after completion of 3 years। तो हो सकता है हमने ना कराया ओवरऑलिंग जिसमें 50 लाख का खर्चा आता, फाइन है तो 5 लाख का, हम 5 लाख का फाइन दे दें, 50 लाख का ओवरऑलिंग ना कराए, क्या मरी तो जाएंगे लोग, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा मरने दो, ठीक है। Assessment of probability of incurring fines and penalty depend upon the provision of the legislation and the कितना वो एनफोर्समेंट है अच्छे तरीके से। कई बार क्या होता है कानून बन गया, गवर्नमेंट उसे इफेक्टिवली बहुत जोर दे के अप्लाई नहीं कर रही। जैसे मान लिया दिल्ली में आप देखेंगे तो लगभग सब लोगों ने 2 व्हीलर पे हेलमेट लगा रखे होंगे, गाजियाबाद में आधे लोगों ने लगा रखे होंगे, और कोई हल्के शहर में गांव में चले जाए तो वह किसी ने नहीं लगा रखा हो। ये डिपेंड करता है पुलिस वाले कहाँ का पकड़ के रोक रहे हैं आपको, तभी तो लगाएंगे आप। तो इसी तरीके से कितने तरीके से सख्ती से कानून का पालन करवाया जा रहा है, ये भी डिपेंड करेगा। A provision should be recognized for the best estimate of any fine and penalty if the airline continue to operation for more than 3 years। तो 3 साल से ज्यादा हो गया
और ना आपने ओवरऑलिंग कराया, ना अभी गवर्नमेंट ने कोई फाइन या पेनल्टी ली है, इन उस सिचुएशन में आप फाइन पेनल्टी का प्रोविजन बना सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है भाई, 3 साल के बाद पेनल्टी लगेगी 5 लाख, हुई तो पता ही है, आया नहीं नोटिस, लेकिन है तो सही ना ऑब्लिगेशन। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ए लाइबिलिटी दैट कैन बी मेजर्ड विद सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। तो प्रोविजन हम लाइबिलिटी के लिए कब बनाएंगे, जब उसका मेजरमेंट हो सकता है, और एस्टिमेशन सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, मतलब आप अच्छे से उसका अंदाजा लगा सकते हो। इफ देयर इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन that probably requires an outflow of the resources and reliable estimate can be made, तो प्रोविजन बनाना होगा। प्रोविजन need not be recognized if the present obligation or possible obligation will not require an outflow of resources, तो आपको कुछ देना ही नहीं पड़ेगा तो क्या जरूरत है ना। कंटीजेंट लाइबिलिटी में आप लिख सकते हैं रिम्बर्समेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी मे बी रिकॉग्नाइज ऐसे सेपरेट एसेट, हमने बात कर रही थी ना, हमें कहीं से पैसा मिलेगा तो उसे अलग एसेट मानो कि उसे लाइबिलिटी में एडजस्ट करो। Contingent liability is one that arises from some past event and the existence of which is confirmed will be by the happening or non-happening of some event, future event which are beyond our control, हमारे कंट्रोल से बाहर की कुछ चीजें डिसाइड करेंगे, ठीक है। कंटीजेंट एसेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, हम कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। प्रोविजंस आर डिफरेंट फ्रॉम द लाइबिलिटीज such as creditors. In the former there is an element of estimation while in the later वो agreed है formally, तो वो अलग अलग है तो ठीक है। Provision is recognized if there is an outflow of resources embodying economic benefit to settle the obligation. Contingent liability is not disclosed in the balance sheet but it is disclosed as a footnote to the balance sheet. हम बैलेंस शीट में कंटीजेंट लायबिलिटी को नहीं दिखाते हैं, बल्कि बैलेंस शीट के बाहर नोट में दिखाते हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज दैट सराउंड द इवेंट शुड बी कंसीडर फॉर रीचिंग द बेस्ट एस्टिमेट फॉर ए प्रोविजन। अगर कोई भी रिस्क अनसर्टेनिटी है उसका भी आपको ध्यान रखना है। प्रोविजन शुड बी रिव्यूड एट ईच बैलेंस शीट डेट एंड एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द करंट बेस्ट एस्टिमेट। हर साल हम देखेंगे कोई भी चेंजेस है उसे हम एडजस्ट कर देंगे। In case of sale of goods with warranty of repair, if it is probable that there will be some claim, a provision should be recognized for the best estimate of the cost of the claim. तो हमें वारंटी गारंटी सबका प्रोविजन बनाना चाहिए। In case a seller is selling goods under a policy of refunding the price to dissatisfied customer, a provision is required to extend the best estimation of the refund. होता है मनी बैक गारंटी 1 month 1 week ऐसा कुछ है, तो उसमें भी हमें ध्यान। तो ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 विच वाज द लास्ट एज द नंबर्स एप्लीकेबल। 30, 31, 32 आए थे लेकिन विड्रॉ हो गए थे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे थे वो अब एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो किसी को भी समझ में नहीं आए थे, ना पढ़ाने वाले को, ना पढ़ने वाले को, ना इशू करने वाले। वो हमारे टाइम में थे, हमने पढ़ा था लेकिन समझ में कुछ नहीं आया था। तो ये वैसे लास्ट है, लेकिन हमारे को क्योंकि सीक्वेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 इस सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए हमारे लिए ये लास्ट नहीं है, ये वैसे हमारा चलता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है हमारा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में मिलते हैं हम लोग।